अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो MUD 004 तो सवाल नंबर 3 से शुरू है। इससे पहले सवाल नंबर 2 तक हो चुका था सेक्शन ए का, और आज सेक्शन ए से सवाल नंबर 3 शुरू करूँगी। तो सवाल नंबर 3 का सबसे पहला सवाल है, मुस्तफ़ा हुसैन की खाक निगारी इम्तियाज़ी खुसूसियत तफसील से लिखे। उर्दू में खाक निगारी एक बाज़ाबत सनफ़ की हैसियत रखती है। फ़नी लिहाज से खाक की तारीफ़ एक बारीक अमल है। आमतौर पर खाकों में किसी शख्स की अदबी, तहज़ीबी, फ़नी, सियासी, समाजी और जज्बाती ज़िंदगी की तर्जुमानी मिलती है, मगर यह तर्जुमानी शौक़ी मज़मून से चंद अमूर में मुख्तलिफ है। खाक निगारी साहब खाक के पूरे शौक़ खंद व खाल को अजागिर करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो उससे वाबस्ता चंद वाक़यात और निजी व शोखी की कायफ के पेश नज़र उसकी शख्सियत के चंद अहम गोशों को बेनकाब करता है। एक खाका निगार की हैसियत से उर्दू की अदबी दुनिया में मुस्तफ़ा हुसैन का ज़हूर 1962 ईस्वी में होता है। उस ज़माने में वो हैदराबाद के रोज़नामा सियासत की सहाफ़ती शबे से मुंसलिक थे। रोज़नामा सियासत में तंज व मिजाज के मशहूर कलम निगार शाहिद सिद्दीकी के बेवक्त रहालत पर जो खला वाक़या हुआ था, उसे पूरा करने के लिए उनको कलम निगारी की कुर्सी पर बिठाया गया और उन्हें मजबूरन वो जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मुस्तफ़ा हुसैन ने उर्दू खाका निगारी को बाहम वरूज पर पहुँचाया। उनकी तहरीर कुर्दा खाकों के तुल फरशद है। उन खाकों में मुस्तफ़ा हुसैन का तंज व मज़िया अंदाज चार चांद लगा देता है। उनकी खाककारी को खाके की मरकज़ी किरदार के साथ उस हद के हालात से भी वाकिफ़ करते हैं। मुस्तफ़ा हुसैन एक कलम निगार की हैसियत से इस मैदान में कदम रखा। कम से कम लफ्ज़ों और अशार में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहे जाने के हुनरमंदी के सबब वो इस मैदान में खूब चमके। मुस्तफ़ा हुसैन के लिखे हुए शख्सी खाकों का पहला मजमा आदमी नामा 1981 ईस्वी में किताबी सूरत में शाये हुआ। उसके बाद दूसरा मजमा सो है वो भी आदमी और तीसरा मजमा चेहरा दर चेहरा बल तरतीब 1987 और 1993 में मंजर आम पर आए। यहाँ पे मुस्तफ़ा हुसैन होगा। मुस्तफ़ा हुसैन का कमाल ये है कि मुस्तफ़ा हुसैन ने अपनी दौर की कई अदबी शख्सियतों को अपने तंज हदायफ बनाया और एक जादूगर की तरह गिनती की चंद लकीरों में बहुत से खाके खींचे। खाके निगारी में इंसान की शख्सियत का अदारक बहुत अहम होता है। मुस्तफ़ा हुसैन की तहरीरी इम्तियाज़ी पर रोशनी डालते हुए मशफ़क़ ख़वाजा ने लिखा था, मज़ामीन हो या खाके या सफ़रनामे, उनका बुनियादी शनफ़ मुस्तफ़ा हुसैन का अंदाज़ बयान है। वो एक ऐसी बेतकल्लफ़ाना फ़िज़ा तख्लीक़ करता है कि कारी मशहूर हो जाता है और उस कैफ़ियत से उस वक्त आज़ादी हासिल करता है जब मज़मून ख़त्म हो जाता है। मुस्तफ़ा हुसैन ने सिर्फ दोस्तों और अजीज़ों के खाके नहीं लिखे, बल्कि दो भाई जिगर साहब और इब्राहिम जलीस के अलावा खुद का भी खाका लिखा। ये भी उनका खुसूसी इम्तियाज़ है। लोग दूसरों के खाके लिखते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा हुसैन गालिबन उर्दू के पहले ऐसे खाका निगार हैं जिन्होंने अपने भाइयों के खाकों के ज़रिया उस अहद के हालात कर्ब व इंतशार और अज़तराब को बड़ी खुश असलूबी के साथ मज़िया पराही में पेश किया है। मसलन खुद अपनी याद में कि ये दो अक़्तबास बहुत कुछ कह जाते हैं, जैसे गालिब के खतूत में उस हद की बहती नज़र आती है। मुस्तफ़ा हुसैन के खाकों में उस ज़माने के हिंदुस्तान के हालात कारी को ना कि मरकज़ी किरदार के साथ उस हद को पहुँचा देते हैं के साथ खूबसूरत असलूब है। मरहूम ने जब होश संभाला, यूँ तो सारी ज़िंदगी उनके होश उड़ा रहे हैं, लेकिन बुरा वक्त आने पर भी वो अपने होश संभाल भी लेते थे। देश आज़ाद हो गया था, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज़ादी को लेकर क्या करेंगे। अजीब दौर था। न सिर्फ देश तकसीम हो गया था, बल्कि ख़ानदान भी तकसीम हो रहे थे। जगह जगह फ़र्क़ावाराना फ़साद भी हो रहे थे। उन्हीं दिनों 12 बरस की उम्र में उन्होंने मामू को एक फ़र्क़ावाराना फ़साद में अपनी आँखों के सामने बुलवाए के हाथों हलाक होते देखा। ये उनकी आंखों में मरते दम तक ताज़ा रहा, लेकिन उस मंजर ने भी उनके अंदर इंतकाम के जज्बा को पैदा नहीं होने दिया। मुस्तफ़ा हुसैन के खाकों की अनफरादी खुसूसियत उनकी बेतकल्लफ़ी के साथ उनके फ़नकारना
انضباط ہے۔ اکثر وہ اپنے خاکوں میں کسی کلیدی لفظ کے ذریعہ خاکی کے کردار کے نمایاں و شنف کو موضوع بتاتے ہیں۔ مثلاً مخزوم محی علاء الدین کے خاکہ میں لفظ انڈر گراؤنڈ کا ترجمہ زیر زمین کر کے زبردست لطف پیدا کرتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین کا شمار اردو کی باکمال خاکہ نگار میں کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خاکہ بیانیات، انسانیت اور بھائی چارگی کی بہترین مثال ہے۔ وہ ہماری تمہاری جانی پہچانی تہذیب کے گل بوٹے ہیں۔ وہ اپنے خاکوں کے ذریعہ کاری کے دلوں کو شائستہ اور عمدہ خیالات سے منور کرتے ہیں۔ سیکشن بی کا سوال 4 5 6 7 8 9 یہاں پر تھوڑا سا اپوزٹ میں ہو گیا ہے، تو 4 5 6 7 8 9 کا سوال سیکشن بی میں ہے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے سوال نمبر 4، آب حیات کی ادبی قدر و قیمت متعین کیجیے۔ میں اس سے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ جو اسائنمنٹ کے پیپر میں جو لکھنے کا جو طریقہ دیا ہوا ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں۔ میں ایک بار پھر سے ان کی جو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں پھر سے بتا دیتی ہوں ایک بار کہ وہ کوشچن پیپر میں آپ کو لکھنے کی جو ہدایت دی گئی ہے وہ کیا دیا ہوا ہے، کیونکہ میں شروع میں ایک بار بتا چکی ہوں، اس بار یہ آخری اسائنمنٹ ہے MUD 004، اسی لیے میں اس کو پھر سے ایک بار جو لکھنے کا جو طریقہ اسائنمنٹ کوشچن پیپر میں دیا ہوا ہے اس کو میں بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 4 سے شروع کروں گی۔ یہ MUD 004 اسائنمنٹ کا کوشچن پیپر ہے، غیر افسانوی اردو ادب۔ اس کا جو پیپر دیا ہوا ہے یہ پروگرام کے بارے میں دیا ہوا ہے، اس کے بعد مقصد، اس کے بعد مشورہ دیا ہوا ہے۔ جو لکھنے کا جو مشورہ یہاں پر یہ سب سے زیادہ مجھے ضروری لگتا ہے کہ جو مشورہ دیا ہوا ہے یہاں پر وہ ٹھیک سے آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد لکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر دیا ہوا سوالات کو غور سے پڑھیں اور ان نکات کو سمجھیں جن پر سوال کی بنیاد ہے۔ ضروری باتیں نوٹ کر لیجیے، انہیں منطقی رفتہ کے ساتھ پیش کریں۔ سوالوں کے جوابات کتابوں سے نقل کرنے کے بجائے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ حقائق کی عبارت کو ذو کے تو لکھنے سے گریز کیجیے۔ اپنے جوابات محتاط ہو کر تجرباتی انداز میں لکھیں۔ مضمون نامہ سوالات کو شروع میں تمہید اور آخر میں اخذ شدہ نتائج کے ساتھ لکھیں۔ مطلب جو سوال سیکشن اے میں جو سوالات دیا ہوا ہے 1 2 3 10 نمبر کر کے، اس کے شروع میں آپ کو تمہید دینا ہے۔ تمہید میں بتائیے کہ آپ نے سوال کو کس طرح سمجھا اور سوال اور جواب کس طرح پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ لکھنا ضروری ہے۔ سیکشن اے کا جو سوال لکھنے شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو تمہید لکھنا ہے کہ آپ یہ تینوں سوال کس طرح سے سمجھے اور اس کا جواب آپ کس طرح سے لکھنے جا رہے ہیں، یہ لکھنا ضروری ہے۔ اب یہ میں لکھ کے نہیں دے سکتی، یہ آپ کو خود سے لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا جو تینوں سوال کا جواب ہو جائے گا، اس کے آخر میں سوال کے جواب کو سبمٹ کا نتیجہ آغاز کیجیے۔ آپ جواب دیتے وقت دوسری کتابوں کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے مطالعے کی وحشت کا اندازہ ہوگا اور موضوع پر آپ کی گرفت اور گہرائی کا بھی پتہ چل سکے گا۔ آپ کو اپنے جوابات کے سلسلے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ منطقی نوعیت کا ہو، جملے اور پیراگراف کے درمیان رابطہ ہو، خیال اور طرز تحریر میں مطابقت ہو۔ سوالوں کو اتنا ہی جواب دیجیے جتنا پوچھا گیا ہے۔ یہ ضروری مشورہ ہے ان لوگوں کا جو اگنو کی طرف سے یہاں پہ جو کوشچن دیا گیا ہے، یہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کو سمجھ لیجیے کہ سب سے پہلے آپ کو تمہید دینا ہے اور آخر میں اس کا اخذ، اس کا نتیجہ دینا ہے کہ آپ اور لکھنا ہے کہ آپ نے یہ جواب کہاں سے لکھ رہے ہیں، کس کی مدد لیے اور کس کتاب سے مدد لیے، یہ ساری چیز آپ کو لکھنا ہے۔ سوالات کو کس طرح سے آپ سمجھنے کی کس طرح کوشش کیے، یہ ساری چیز آپ کو یہ لکھنا ہے۔ اب اس کا ایگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایگزامپل میں آپ کی جو کتاب دیا ہوا ہے اگنو کی طرف سے، اسی کتاب میں آپ کو اس کی ایگزامپل آپ کو دیکھنے کو ملے گا، تو میں اسی کا ایگزامپل دکھاتی ہوں۔ ایگزامپل کے لیے میں نے یہ MUD 001 کا جو بک ہے وہ بک کو میں لی ہوں۔ وہ بک یہ کا سب سے پہلا اکائی دیا ہوا ہے یہاں پر ہی، اور اس کا اکائی میں اس کا نیچے میں دیکھیے تمہید دیا ہوا ہے، یہ دیکھیے تمہید دیا ہوا ہے۔ اور جو اس کا جو سبجیکٹ اوپر میں دیا ہوا ہے، اوپر میں جو سبجیکٹ دیا ہوا ہے یہ سبجیکٹ ہے غیر افسانوی نثر، تعریف اور اقسام، اردو میں غیر افسانوی اصناف اور غیر افسانوی نثر کی تہذیبی، ادبی اور لسانی اہمیت۔ اس کا دیکھیے یہاں پر تمہید کیا دیا ہوا ہے،
उसका तहमीद यहाँ पर ही दिया हुआ है। गैर अफसानवी नसर से हम ऐसी नसर मुराद लेते हैं जिससे कहानी का अनासर मौज़ना और वगैरह अफसानवी नसर का वजूद उस वक्त से मिलता है। ये सारी चीज़ आपको दिया हुआ है, ये सारी चीज़ आपको लिख दिया गया है। आप समझने के लिए आपकी बुक का जो तहमीद दिया हुआ है उस सारी चीज़ का आप मुताला कर सकते हैं। जिनका जिनका असाइनमेंट लिखना हो गया है, पेपर लिखना हो गया है, लगभग पूरा लिखना हो गया, कुछ कुछ बाकी है, लेकिन अभी भी सबमिट नहीं हुआ है, सबमिट नहीं किए हैं, तो मेरा ये आपको हिदायत है, क्या मशवरा है कि आप जो असाइनमेंट लिखें उसके बीच में ये पेपर लिख के उसमें अटैच कर दें, क्योंकि इसमें देखिए आपको असाइनमेंट में पहले से ही लिख दिया गया है कि आपको इस तरह से असाइनमेंट को लिखना है, तो आपको ये लिखना ही होगा। और ख़ास यहाँ पे देखिए इसके लास्ट में जो इसका जो मुताला आप पूरा कर चुके होंगे, तो इसका जो लास्ट में आपको इसका आखज़ भी दिया हुआ है कि आप इससे क्या समझे क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार फिर से समझा दी कि ये सारी चीज़ क्या आपको क्या करना है। असाइनमेंट लिखना बहुत आसान काम तो नहीं है, बहुत ही लेकिन सवाल को आप समझना बहुत ज़रूरी है। जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसको सही से, उसका मशवरा जो दिया हुआ है उस मशवरा को सही से आप पढ़ें, उसके बाद लिखने शुरू करें। जो अभी तक नहीं लिखे हैं वो इस तरह से लिखना शुरू करें, और जिसका हो गया है लिखना लेकिन सबमिट नहीं किए हैं उसका मेरा ये हिदायत है कि आप उसका बीच में ये सारी लिख के अटैच कर लें। या फिर आप सेंटर्स के टीचर से पूछ सकते हैं कि मेरा असाइनमेंट लिखना हो गया है लेकिन क्वेश्चन में इस तरह का दिया हुआ है, तो क्या मैं ये डाल सकती हूँ बाद में, या फिर ये देना ज़रूरी है कि नहीं। शायद टीचर को ज़्यादा अच्छी तरह से पता हो, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ, इसीलिए मैं आपको कि क्या मतलब आप किसी भी टीचर से आपका जो जिससे रब्ता है, जो उर्दू के टीचर है जो इस तरह के स्टडी कर चुके हैं इससे पहले, उन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कि इस तरह का होता है कि नहीं। फिर आप लिखना शुरू करें। फिर सवाल नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 है, आब हयात की अदबी कदर और कीमत से मतीन करें। आब हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है, जिसे क्लासिकी शायरों का जदीद तज़किरा शुमार किया जाता है। ये किताब 5 अदारों पर मुश्तमिल है, जिसके पीछे 20 बरस की मेहनत का फरमा है। आब हयात के आगाज़ में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की तारीख़ का एक बाकायदा नज़रिया पेश किया है, और उसके फ़ौरन बाद उर्दू नस्र और उर्दू नज़्म की तारीख़ है। पहली मरतबा इसकी अशात 1880 ईस्वी में हुई। उसके बाद आज़ाद ने ज़िंदगी में बालातरतीब तीन मरतबा 1883, 1887 और 1896 ईस्वी में उसकी अशात अमल में आई। इस किताब की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसके आज भी मुसलसल साय किए जा रहे हैं और उसके कायरीन की कमी नहीं है। बयान चंद बुनियादी किताबों में से एक है जो आज भी नज़रिया फ़िक्र की तब्दीली और नए तनकीदी रुझानात और नए मबाहशा के दौर में भी अपनी अहमियत कायम किए हुए हैं। इससे कबल ये तज़किरा में तनकीद हालात और शायरी का तजज़िया आब हयात जैसा मतवाज़न अंदाज में नहीं होता था। इस किताब में अफ़सानियत, अदाबियत और ताशराती नशर है। इंशा पज़ीरी में ये किताब उर्दू अदब में लाज़वाल हैसियत के हामिल है। आब हयात को अपनी ज़बान, शागिस्तगी और लताफ़त के बाहश नस्र की अलहमी किताब का दर्जा हासिल है। आब हयात में उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ को काफ़ी मुफस्सिल अंदाज में बयान किया गया है। इस किताब की एक बड़ी खूबी मौलाना आज़ाद की इंसाफ पज़ीरी है। उन्होंने इतनी दिलचस्प और दिलकश असलूब में शोरा के अहवाल व रक़म किए हैं कि पढ़ने वाले कदम से कदम शायर की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएं। आब हयात ने हमें कदीम शोरा के हवाले से कशर मालूमात दी है, जिनके सबब ही हम उन शरा, उनके अहद और उनकी शख्सियत का अहम पहलू से वाकिफ़ होने में कामयाब हो सके हैं। सवाल नंबर 5 सर सैयद अहमद ख़ान के हालात ज़िंदगी मुख्तसर तहरीर कीजिए।
सवाल नंबर 6, खतूत निगारी के फ़न की 5 खसूसियात बताइए। खत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने तहरीर, लकीर, निशात, मकतूब क्या है। खतूत निगारी अदब के कदीम तरीन असनाफ में से एक है। वक्त गुजरने के साथ साथ मकतब नौशी ने अपनी अदबी शान व शौकत का लोहा मनवाया। उर्दू ज़बान में खतूत नौशी का फ़न और दामन बहुत वसी है। उर्दू ज़बान में खतूत नौशी अब एक शनफ़ की हैसियत हासिल कर चुकी है। उर्दू में खतूत नौशी का ही इर्तिका नौशी का है। सवाल नंबर 7, अबू कलाम आज़ाद के नसरी असलूब पर एक पैराग्राफ तहरीर कीजिए। उर्दू नस्र की रवायत के सरमाए पर गुफ्तगू मौलाना आज़ाद के बगैर नामुकम्मल रहेगी। उनकी तहरीर न सिर्फ आलमी होती थी बल्कि अदबी एतबार से भी शाहकार मतशूर की गई है। उनके पास न सिर्फ ये कि मालूमात का समुंदर था बल्कि लिसानी एतबार से भी अबू कलाम की नस्र मालामाल थी। अबू कलाम आज़ाद न सिर्फ आलमी व अदबी और तहज़ीबी व सक़ाफ़ती इक़्तिदार के अमन थे, उनकी शोर से लाशूर तक एक ऐसी आलमी व अदबी ज़बान रची बसी थी जो यकीनन कौशल व तबस्सुम से धुली हुई थी। एक जानिब लसानात अल-शदक़ का असलूब है तो दूसरी जानिब अल-हलाल का असलूब निगार्स और दूसरी तरफ तर्जुमान अल-कुरान का तर्ज़ तहरीर है। तो उसके साथ गुबारे खातिर और फिर तज़किरा का ज़दागाना और रोशन व तबाकनाक अंदाज़ से बयान। ये बात सच है कि बेहद रियाज़त और तवील मुद्दत की मशक़ और मज़ालात के बाद ही कोई साहिब असलूब करार पाता है। सवाल नंबर 8, फ़न मिज़ाज से मुतालिक स्टीफ़न लेकोक का नज़रिया बताइए। इसका जवाब मैं पहले एक बार बता चुकी हूँ, इसलिए सवाल नंबर 9 से शुरू करती हूँ। फिर सवाल नंबर 9 उर्दू के किसी अहम रफ़ू-ताज़ का मुख्तसर तारीफ़ बयान करें।
सेक्शन सी इसके बाद वाली की नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ये सेक्शन ए का और सेक्शन बी और सेक्शन ए का है। सेक्शन सी इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सेक्शन सी अपलोड करने की जल्द कोशिश करूँगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ, लेकिन आप लोग को पता ही है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि रमज़ान की वजह से मुझे बहुत कम वक्त मिलता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं पाती। उसके बाद रिकॉर्डिंग का भी प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। देखिए आज का भी रिकॉर्डिंग काफ़ी हुआ नहीं है, काफ़ी जगह हुआ है, काफ़ी जगह नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जिस जगह रहती हूँ साइट का साउंड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कहीं कहीं रिकॉर्डिंग का साउंड नहीं है। 2 दिन से मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो बिना रिकॉर्डिंग का, उसका भी वही सेम मसला है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे शांत जगह नहीं मिला, इसीलिए मैंने बिना रिकॉर्डिंग की वो पोस्ट कर दी, क्योंकि वो ज़रूरी था आप लोगों के लिए, इसीलिए।